केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। 80 लोकसभा सीटें हैं। निश्चित तौर पर जो यहाँ पर अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगा उसकी सरकार बनती है। बीजेपी का पूरा जोर है कि वो इस बार यहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन करे, लेकिन यही प्रयास समाजवादी पार्टी के भी हैं। कांग्रेस बहुत तेज़ी से उभरी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। लगातार चुनाव में कांग्रेस पिछड़ती चली गई। एक दौर तो ऐसा आया कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से ही चुनाव हार गए। इसके बाद में विधानसभा चुनाव में भी कोई कमाल नहीं हुआ, जबकि प्रियंका गांधी जो हैं वो चुनावी मैदान में चेहरे के तौर पर थी। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही। हाँ, समाजवादी पार्टी का प्रादुर्भाव बड़ी तेजी से हुआ है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में यह जता दिया कि वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है, और साथ ही साथ बाद में हुए उपचुनाव भी बहुत दिलचस्पी का विषय बने रहे, क्योंकि यहाँ भी लगातार समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देती रही। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन देखने को मिलता है। महागठबंधन जैसा प्रयोग पहले भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है, जब सारी पार्टियां मिलकर लड़ी, लेकिन कोई बहुत बड़ा असर नहीं हो पाया था। 2019 की लहर ही कुछ और थी। अब अगर सत्ता को देखा जाए, जनता को देखा जाए, चुनावी रणनीति को देखा जाए, तो समाजवादी पार्टी इस वक्त निर्विवाद रूप से बीजेपी के समकक्ष या बीजेपी के सामने सबसे मजबूत चुनौती के तौर पर दिखाई देती है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को लेकर विपक्षी एकजुटता में एक फॉर्मूला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार रखा जा रहा है। जो जहां पर मजबूत है वहां पर उसका साथ दिया जाए, उसको जिताया जाए, उसको ज़्यादा सीटें दी जाए, और इस तरीके से विपक्षी एकजुटता के बाद में जब सीटें आती हैं पर्याप्त, तो फिर प्रधानमंत्री के चेहरे को तय कर लिया जाए। ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहती हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की क्या नज़दीकियाँ हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, साथ ही साथ में उनकी रणनीति के आधार पर चलते हैं। वो अपने नेता के तौर पर शरद पवार और ममता बनर्जी के चेहरों को सामने भी रखते हैं, कई बार बोल चुके हैं इस बात को। वो अपनी पार्टी के जो बड़े अधिवेशन है वो पश्चिम बंगाल में रखते हैं, ये सारी बातें। और जब 2022 का विधानसभा चुनाव होता है तो ममता बनर्जी अखिलेश यादव का प्रचार करने के लिए आती हैं। सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि विपक्षी एकजुटता में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तो मजबूती के साथ में एक दूसरे के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों का सीधा सीधा कोई वास्ता भी नहीं है, ना इनका जनाधार उत्तर प्रदेश में है, ना अखिलेश का जनाधार पश्चिम बंगाल में है। कोई दिक्कत नहीं है दोनों को। हाँ, कांग्रेस से दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस का जनाधार पश्चिम बंगाल में भी है और उत्तर प्रदेश में जैसा भी है थोड़ा बहुत तो है ही। अब लेकिन कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई समीकरण बने तो ये आपको आने वाले दिनों में महागठबंधन से ज़्यादा बड़ा प्रयोग दिखाई दे सकता है। जी हाँ, बसपा से लेकर तमाम राजनीतिक, बसपा, सपा, कांग्रेस सब मिल जाए ये प्रयोग, और सपा और कांग्रेस मिल जाए ये प्रयोग। इन दोनों प्रयोगों में ये ऐसा नहीं है कि यूपी के युवा लड़के या 2 युवा लड़के, ये प्रयोग पहले नहीं हुआ है, लेकिन उस समय की राहुल की इमेज और आज की राहुल की इमेज में बहुत फर्क है। उस समय की कांग्रेस की स्थिति और आज की कांग्रेस की स्थिति में बहुत फर्क है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, निरुत्साह होते चले गए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी। हिमाचल, कर्नाटक की जीत के बाद और जिस अंदाज में पार्टी 2024 की तरफ बढ़ रही है, उससे उत्तर प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ा है। अब देखना होगा कि क्या 2024 में एकदम एक अलग प्रदर्शन होता है और कुछ नए समीकरण आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे विपक्ष का मकसद एक ही है। क्या अखिलेश, क्या राहुल, दोनों का मकसद एक जैसा है, लेकिन क्या दोनों एक मकसद के लिए एक साथ एक मंच पर आते हैं, ये बड़ा सवाल है। मकसद क्या है? बीजेपी को कम से कम सीटों पर रोकना या अपनी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लाना। अब अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आपके जहन में सवाल आ सकता है कि कांग्रेस की हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का समर्थन समाजवादी पार्टी को और मजबूत कर सकता है। और बेशक कुछ सीटें हों, कम सीटें हों, कांग्रेस जानती है कि एक सीट के साथ में रायबरेली की सीट, वो भी सोनिया गांधी जी की सीट, अमेठी तक हार गए थे। ऐसी स्थिति में अगर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और बहुत कम सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरते हैं और बाकी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उत्तर प्रदेश से उनको कुछ मिलेगा ही, उनके हाथ से कुछ जाएगा नहीं। इसीलिए इस रणनीति से, इस नए समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ यदि उत्तर प्रदेश में होता है तो इन 80 लोकसभा सीटों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसको समझने के लिए आपको 2019 के गणित को भी समझना जरूरी है। यूपी में लोकसभा चुनाव 2019 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी, आइए मैं आपको ये पहले बताता हूं। इससे आपको 2024 से पहले के बदले हुए समीकरण भी समझ में आएंगे।
यूपी का ये नया समीकरण क्या है और क्या ये बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। कई लोग जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी। क्या कर्नाटक चुनाव का कोई असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा? क्या आगामी जो भी विधानसभा चुनाव होने हैं उसका कुछ असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा? क्या कांग्रेस की अपरोक्ष रूप से छवि उत्तर प्रदेश में सुधर रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति के मायने होते हैं। माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में सीटें निकाल ले, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो ही दल अपना कब्जा जमाएगा। दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक 80 सीटें यूपी में ही हैं। यूपी की 80 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने जीत दर्ज की थी और इस चुनाव में एनडीए में बीजेपी और अपना दल के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की वजह से भी उनको फायदे नहीं, छोटे दल भी साथ में आते हैं तो बड़ा फायदा मिलता है। आप देखिए पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें हैं जिस पर यह समीकरण बड़ा काम करता है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए बीजेपी को भी छोटे दल के साथ ही सही, लेकिन अपना दल जैसे दल का बड़ा सहयोग मिलता है। तो एक छोटा सा समीकरण कैसे बड़े बदलाव ले आता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये समझने जैसी बात है। इसीलिए कांग्रेस बेशक कमजोर दिखती हो, लेकिन कांग्रेस और सपा का समीकरण जो है वो कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकता है। पिछले चुनाव में एनडीए को 51.19% वोट शेयर मिला था। ये बहुत बड़ा वोट शेयर होता है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जिसमें बीजेपी के खाते में अकेले अपने दम पर 49.9 लगभग 50% वोट प्रतिशत आया था और अपना दल को 1.21% वोट शेयर मिला था। महागठबंधन की बात करिए, पिछली बार महागठबंधन का प्रयोग हुआ था। कौन कौन थे? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ये मिलकर चुनाव लड़े थे। 39.23% वोट शेयर इनको मिला था, जिसमें बसपा को 19.43%, सपा को 18.11% या 18.11% और रालोद को 1.69% वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 6.36 वोट शेयर मिला था। अब आप देखिए ये वोट शेयर देखिए आपस में बढ़ता भी है। अगर कांग्रेस लड़ रही है, इनसे भी लड़ रही है, बीजेपी से भी लड़ रही है, तो वोट शेयर बहुत तेजी से गिरेगा। लेकिन अगर कहीं पर भी दो पार्टियां, छोटा दल भी कोई साथ में मिलकर लड़ता है तो कैसे इजाफा हो जाता है वोट शेयर का, वो समझने जैसी बात है। 2019 की सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी को 62 सीटें मिली थी। अब 80 में से अगर 62 सीटें कोई पार्टी जीत लेती है तो निश्चित तौर पर लोकसभा में उसका दबदबा होता है। अपना दल को भी 2 सीटें मिली थी तो 64 सीटें हो जाती हैं। फिर इधर देखें तो बीएसपी को 10 सीटें मिली थी और सपा को 5 मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। तो बीएसपी का तो फायदा हो गया था, कांग्रेस सपा का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा तैयार हो सकता है। अब आप इसका गणित देखिए कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से परहेज करेगी। मायावती खुद ही पहले से मोर्चा खोल बैठी हैं। वो मुस्लिम दलित के समीकरण पर काम करी। वो समझ गए कि मुस्लिम मतदाता जो है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ में विधानसभा चुनाव में गया। यही स्थिति अगर लोकसभा चुनाव में रहती है तो लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। यही मुस्लिम मतदाता कर्नाटक में कांग्रेस के साथ में गया है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो एक जैसा दिखाई देता है। अब आइए दलितों की राजनीति पर। दलितों की राजनीति को लेकर अखिलेश यादव का अपना स्टैंड रहता है, सभी करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसमें बड़ी तेजी से, क्योंकि कर्नाटक के नतीजे बताते हैं कि यहाँ पर दलित मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ दिया, इसके बिना संभव नहीं हो पाता। दलितों को लेकर एक पूरे एजेंडे के साथ में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। जो 9 सवाल पूछे हैं 9 साल पूरे होने पर मोदी से, उसमें दलितों को लेकर भी सवाल पूछा गया। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस पूरी तरह से दलित समुदाय को या इस पूरे वोट बैंक को अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोई भी समीकरण बनता उत्तर प्रदेश में तो इस वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। यानी जिस फॉर्मूले पर मायावती काम करना चाहती हैं उस फॉर्मूले पर ज्यादा मजबूती से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस काम कर सकते हैं यदि ऐसा समीकरण बनता है तो। लेकिन ये सारी बातें जो हैं बड़े नेताओं के बीच में आपस में बैठने के बाद ही तय हो सकता है। फिलहाल जो स्थितियां राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं वो ये हैं कि मुफीद स्थितियां हैं और यहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास गंवाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। हाँ, समाजवादी पार्टी के पास पाने को बहुत कुछ है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की मदद से ये बड़ी जीत हासिल कर सकती है। और निश्चित तौर पर जैसे ही इनका वोट शेयर बढ़ता है या जिन जिन सीटों पर यह समीकरण काम कर सकता है उन सीटों पर अगर बीजेपी को टक्कर दी जाती है तो बीजेपी का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए 62 सीटों को जीतना एक बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है।
और बीजेपी का दावा है कि इस बार और ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन विपक्ष का अपना दावा है, विपक्ष की कोशिश है कि वो बीजेपी को और कम सीटों पर रोकें। ये निश्चित है कि अगर बीजेपी को कम सीटों पर रोक दिया जाता है, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होता है, तो इसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव, उसके नतीजों और अगली सरकार के बनने पर पड़ता दिखाई देगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2019 के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को फायदा मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2019 में हुए चुनाव के बाद यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें रामपुर, आजमगढ़ और मैनपुरी लोकसभा सीट शामिल रहीं। रामपुर में सपा नेता आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। आजम का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में बीजेपी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की। इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा के आसिम रजा को 42,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ। इस सीट पर सपा ने धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को 8,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। देखिए, ये बहुत दिलचस्प मुकाबला था। दिलचस्प इसलिए था क्योंकि इसमें गुड्डू जमाली को नहीं भूलना चाहिए। बसपा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी लगभग सब तीनों प्रत्याशी 2-2 लाख के पार के वोट लेकर आए थे और काफ़ी बड़ा वोट शेयर बढ़ गया था। निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ भी आजमगढ़ में चुनाव लड़ चुके हैं पिछला, लेकिन उस समय पर बसपा ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो ये समीकरण भी बताता है कि कई सीटों पर देखिए, एक दूसरी पार्टी खड़ी हो जाती है, उतर जाती है मैदान में, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। आपको ये दिलचस्प पहलू मैं कई बार बता चुका हूं कि निरहुआ को इस बार पिछली बार से कम वोट मिले थे, लेकिन पिछली बार वो हार गए थे ज़्यादा वोट पाने के बावजूद, और इस बार कम वोट पाने के बावजूद वो जीत गए। ये होता है एक छोटे से समीकरण का बड़ा फायदा, और इस बात को तमाम राजनीतिक विश्लेषक जानते हैं, तमाम राजनीतिक दल जानते हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव भी इससे अनभिज्ञ नहीं है, राहुल गांधी भी इससे अनभिज्ञ नहीं है, प्रियंका भी इससे अनभिज्ञ नहीं है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर जो उपचुनाव हुआ वो बताता है कि किस तरीके से कई जगहों पर पकड़ बना रखी है अपनी समाजवादी पार्टी ने। सपा का गढ़ है वैसे तो ये मैनपुरी, और सपा की तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में उतरी थी। इस सीट पर बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को उतारा था। मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा था, लेकिन एक तरफा रहा मुकाबला। बहुत बड़ी जीत डिंपल यादव को यहाँ पर मिली थी, और यहीं से शिवपाल यादव की एंट्री हो गई समाजवादी पार्टी में। यहीं से एक बार फिर समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद होते दिखाई दिए। फिलहाल सारे समीकरण देखते हुए भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले तूफानी दौरों का प्लान तैयार किया है। 30 मई से 30 जून के बीच तैयार की गई योजनाओं के बीच के 10 दिन उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां और जन सम्मेलन वाले हैं। भाजपा ने योजना भी इस तरीके की बनाई है कि महज 10 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर देश और प्रदेश के बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं की जाए। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं, देखिए अमर उजाला के शो खबरों के खिलाड़ी में भी इस बात को कई बार कहा जा चुका है। कहा यह जा रहा है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतर जाना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को तूफानी दौरे करने चाहिए, प्रियंका को तूफानी दौरे करने चाहिए, राहुल गांधी को तूफानी दौरे करने चाहिए, दलित समुदाय को साथ में जोड़ने के प्रयास। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस के पास में, उनके चेहरे का बड़ा फायदा मिला है और उनके चेहरे को उत्तर प्रदेश में भुनाया जा सकता है। हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं, ये कई राजनीतिक विश्लेषक हमारे कार्यक्रमों के दौरान कह चुके हैं। बहरहाल रणनीतिकारों ने एक दिन में औसतन 8 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने की तैयारी बीजेपी के लिए भी की है, जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती कहा जाता है। ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं के बीच उत्तर प्रदेश में 10 जून से 20 जून के बीच सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ का शोर सुनाई पड़ने वाला है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि इन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम कद्दावर मंत्री और नेता जनसभाएं करने वाले हैं। और दूसरी ओर 30 मई से 30 जून तक चलने वाले बड़े अभियान में पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर घर तक पहुंचने की योजना बना ली। इसको काउंटर कैसे करता है विपक्ष, ये देखने वाली बात होगी। क्या सपा और कांग्रेस के बीच में कोई समीकरण आपको इन प्रचारों के दौरान ही देखने को मिलता है? क्या इसी तरीके से लोगों से संवाद करने का प्रयास किया जाएगा, अलग अलग रहकर प्रयास किया जाएगा, कोई समझ बाहरी तौर पर विकसित की जाएगी, जनता के बीच कोई मैसेज नहीं दिया जाएगा? कई सारे गणित हो सकते हैं, लेकिन एक समीकरण बहुत स्पष्ट है, अखिलेश राहुल साथ में आए तो इस बार उत्तर प्रदेश में उनको फायदा हो सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।